तेहरान में आधिकारिक रूप से बत्तियां गुल हो गई है। ईरानी सैन्य ठिकानों पर कल रात के हमलों के बाद ईरान की राजधानी अब एक विनाशकारी अंधेरे में डूब गई है। अब शासन आतंकवाद पर उतर आया है और तटस्थ पड़ोसी देश की नागरिकों के पीने के पानी की आपूर्ति पर बमबारी कर रहा है। युद्ध तेज हो रहा है और ईरान के पास विकल्प घट रहे हैं। ये सब ईरानी ऊर्जा मंत्रालय के बयान से शुरू हुआ। बयान में कहा गया कि पिछले 1 घंटे के हमलों के बाद तेहरान और आसपास के शहरों में लगातार बिजली कट रही है। यह करज का एक क्लिप है जो तेहरान के ठीक बाहर का एक शहर है और ये दिखाता है कि यह ब्लैकआउट कितना व्यापक था। अगर ऊर्जा अवसंरचना पर अमेरिकी या इजरायली हमला होता तो यह बड़ी बात होती, लेकिन शुरुआत में ईरानी सरकारी मीडिया ने बस एक अस्पष्ट बयान जारी किया। उन्होंने कहा, तेहरान पर हमलों के बाद कुछ इलाकों में बिजली कटौती हो रही है। मैं इसे अस्पष्ट बयान कह रहा हूं क्योंकि अगर ईरानी पावर प्लांट्स पर सीधा हमला होता तो सरकारी मीडिया यही कहती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिससे मैं भ्रमित हूं। लेकिन बाद में उन्होंने और जानकारी दी और इससे पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि वास्तव में क्या हुआ था। सरकारी मीडिया ने बयान में कहा कि बिजली कटौती हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन टावर को नुकसान के कारण हुई। असल निशाना ईरानी सैन्य ठिकाना था, न कि कोई पावर प्लांट। बिजली स्टेशन पास में थे और उन्हें नुकसान अनुषंगिक क्षति के रूप में हुआ, सीधा हमला नहीं हुआ था। फिर भी ये तनाव में वृद्धि है और लगता है कि ईरान ने जवाब दिया है। इससे पहले कि हम जवाबी कार्रवाई पर जाए, राष्ट्रपति ट्रंप का नया बयान देखते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से पुष्टि करता है कि सैन्य ठिकाने पर हमला अमेरिका ने नहीं किया था। ये वही बयान था जो ट्रंप ने आज सुबह जारी किया। बयान में कहा गया है कि अमेरिका ईरान में सैन्य कार्रवाई रोकने को नई समझदार सरकार से गंभीर चर्चा कर रहा है। काफी प्रगति हुई है। अगर जल्दी समझौता नहीं हुआ और हरमुज की खाड़ी व्यापार के लिए नहीं खुली तो हम ईरान में अपनी मौजूदगी खत्म कर देंगे। उनके सभी बिजली उत्पादन संयंत्रों, तेल कुओं, कार्ग द्वीप और संभवतः नमक हटाने वाले संयंत्रों को उड़ाकर और पूरी तरह से नष्ट करके, जिन्हें हमने अब तक जानबूझकर नहीं छुआ है। असल में मैं उसी आखिरी हिस्से की बात कर रहा था। राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका ने अभी तक ईरान की ऊर्जा संरचना को निशाना नहीं बनाया है। शायद इसका मतलब है कि वो हमला जिससे ईरानी पावर प्लांट को नुकसान पहुंचा, वो संयुक्त राज्य अमेरिका ने नहीं किया था। फिर भी धमकी दी गई थी कि अगर ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोलता तो पावर प्लांट्स और नागरिक ढांचे को नुकसान पहुंचेगा। और यही भविष्य में बड़ी समस्या बन सकती है, क्योंकि पिछले 3 सालों से हम रूस के यूक्रेन में ऐसा ही करने की आलोचना कर रहे हैं। रूस सर्दियों में पावर प्लांट्स नष्ट कर यूक्रेनी नागरिकों पर दबाव डालता है। अगर अमेरिका ने ईरान में ऐसा किया तो हम नैतिक बढ़त खो देंगे। अब यह स्पष्ट करना जरूरी है कि अब तक अमेरिका ने किसी भी नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाया है या जानबूझकर निशाना नहीं बनाया है। हमने इस खतरे का उपयोग अब तक सिर्फ अल्टीमेटम या दबाव की रणनीति के रूप में किया है, लेकिन यह बड़ा मुद्दा बन गया है। हाल ही में व्हाइट हाउस से इस पर सवाल भी पूछा गया था। जवाब सुनिए। उनकी उस धमकी का जिक्र जब ईरान छोड़ते हुए उन्होंने कहा था कि वे सभी बिजली संयंत्र, तेल कुएं, कार्ग द्वीप और डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स को उड़ा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून में ऐसे नागरिक ढांचे पर हमला आमतौर पर मना है। राष्ट्रपति अमेरिकी सेना से ऐसा कदम उठाने की धमकी क्यों दे रहे हैं जो संभावित रूप से युद्ध अपराध हो सकता है, और प्रशासन के इस दावे से इसे कैसे जोड़ें कि अमेरिका नागरिकों को निशाना नहीं बनाता? देखिए, राष्ट्रपति ने इस समय ईरानी शासन को ये बात बहुत स्पष्ट कर दी है, जैसा कि आपने अभी जो बयान पढ़ा उससे भी स्पष्ट है कि उनके लिए सबसे अच्छा कदम एक समझौता करना है, वरना संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं के पास कल्पना से बढ़कर क्षमताएं हैं और राष्ट्रपति उनका इस्तेमाल करने से नहीं डरते। मैंने ऐसा नहीं कहा गैरेट। आप संभावना शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि कुछ विशेषज्ञ आपको यह सवाल पूछने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बिल्कुल, ये प्रशासन और संयुक्त राज्य अमेरिका की सशस्त्र सेनाएं हमेशा कानून की सीमाओं के भीतर ही कार्य करेंगी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के उद्देश्यों को पूरा करने में राष्ट्रपति ट्रंप बिना रोक टोक आगे बढ़ेंगे और उन्हें उम्मीद है कि ईरानी शासन प्रशासन से समझौता करेगा।
कौन सा उद्देश्य है जिसमें डीसैलिनाइजेशन प्लांट को नष्ट करना सबसे अधिक सहायक होगा? एली, आगे बढ़ो। धन्यवाद जेरमी, मैं इसका फॉलोअप करना चाहती हूँ। अब जाहिर है ईरान को ऐसे हमले करने में कोई दिक्कत नहीं है जो पूरी तरह उसी के हैं। वे सरासर आतंकवादी हमले हैं, यही मेरा मतलब है। बदले में ईरान ने कुवैत के पावर स्टेशन और डीसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया। इस हमले में मजदूर मारे गए और नागरिक ढांचे को भारी नुकसान हुआ। और अब समझिए कि यह गलत क्यों है। मान लीजिए कि ईरानी पावर प्लांट पर हमला इजराइल या अमेरिका ने किया हो, फिर भी ईरान का ऐसे तीसरे देश पर हमला करना जिसका इसमें कोई हाथ ही नहीं था, कोई मतलब नहीं बनता। अब कुवैत ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने अमेरिका को कुवैती हवाई क्षेत्र या कुवैत में स्थित अमेरिकी ठिकानों का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए करने की अनुमति नहीं दी है। यही कुवैत की स्थिति है, लेकिन ईरान कहता है कि यह सच नहीं है। कुवैत ईरान पर हमले के लिए ठिकाने दे रहा है, इसलिए वे कुवैत पर पलटवार कर रहे हैं, लेकिन ईरान की कार्रवाई आतंकवाद है। इसकी वजह है कि ईरान खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना नहीं बना रहा। जैसा कि हमने देखा, ईरान देश की जनता के लिए बने डीसैलिनेशन प्लांट्स और पावर प्लांट्स को निशाना बना रहा है। ये सीधा आतंकवाद है। और सोचिए क्या, ईरान जानता है, देखिए उनका बहाना। वे कहते हैं कुवैत के डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला ईरान ने नहीं, इजराइल ने किया था। ये बहाना 1800 के दशक में तब चलता जब हम मिसाइलें और ड्रोन कहाँ से आ रहे हैं नहीं जान सकते थे। 2026 में हम देख पाएंगे कि ये ड्रोन और मिसाइलें कहाँ से आ रही है और शुरू कहाँ हुई है। ईरान जानता है कि वह गलत कर रहा है, इसलिए वह जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। ईरानी रणनीति अमेरिका से सीधी लड़ाई नहीं है। उनकी रणनीति है कि खाड़ी देशों और दुनिया भर के निर्दोष नागरिकों को दर्द और मौत का सामना करना पड़े, क्योंकि ईरानी शासन को लगता है यही उसके बचने का एकमात्र तरीका है। वे सत्ता छोड़ना नहीं चाहते और उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि उनके बचने के दौरान कितनी निर्दोष जानें चली जाती हैं। फिर हमारे पास सत्ता से चिपके रहने का एक और उदाहरण है, ईरान के अंदर इंटरनेट ब्लैकआउट। इसमें आगे बढ़ने से पहले बस एक जल्दी सा याद दिलाना चाहता हूं कि नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। ये वाकई में हमारी बहुत मदद करता है। अब चलिए बात करते हैं कि ईरान के अंदर क्या हो रहा है। ईरान 92 मिलियन लोगों का देश है और अब 30 दिनों से भी ज्यादा, 700 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं जब 99.9% लोग, 99.9% ईरानी लोगों के पास इंटरनेट की कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ और भी जानकारी है। इजरायली अधिकारी ईरान में 700 घंटे से अधिक इंटरनेट ब्लैकआउट को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि इससे दुनिया की ये समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों का कितना और क्या असर पड़ा है, और ये ईरानी नागरिकों और उनकी आंतरिक रूप से संगठित होने की क्षमता को भी नुकसान पहुंचा रहा है। मैंने आज एक वरिष्ठ इजरायली खुफिया अधिकारी से बात की, जिन्होंने कहा ये सच पर पर्दा डालना है। शासन अपने लोगों से हकीकत छुपा रहा है। वे नहीं चाहते कि ईरानी लोग देखें कि उन पर कितना बुरा हमला हो रहा है। अधिकारी कहते हैं इंटरनेट बंद होने से लोग संवाद, सच साझा और संगठित नहीं हो पाते। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें समझ में आया है कि ईरान के अंदर स्टारलिंक को जाम किया जा रहा है और इसलिए जो लोग पहले इस इंटरनेट ब्लैकआउट से बचने में सक्षम थे वे अब ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। ईरानी शासन ने स्टारलिंक टर्मिनल इस्तेमाल करने वाले सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन अधिकारी ने आखिर में एक ऐसी बात कही जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है। उन्होंने कहा कि ब्लैकआउट हटने पर शासन को हुए नुकसान की पूरी तस्वीर सामने आएगी। और जब तक इंटरनेट बंद है तब तक दमन जारी है। आज सुबह ही इस्लामी शासन ने 2 ईरानियों को फांसी पर लटका दिया, जिन्हें जनवरी के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किया गया था। अब ये फांसी लगभग हर हफ्ते और कई बार सार्वजनिक रूप से हो रही है, क्योंकि शासन संदेश देना चाहता है। वे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर कोई जान ले कि अगर आप फिर से सड़कों पर उतरते हैं तो यही अंजाम होगा। अब जब ये सब हो रहा है, ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि बातचीत जारी है। आज सुबह ही ट्रंप ने पुष्टि की कि अमेरिका ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर घालिबाफ के साथ बातचीत कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि एक हफ्ते में पता चल जाएगा कि इस आदमी के पास असली ताकत है या वह शांति समझौते को लेकर गंभीर है या नहीं। अब घालिबाफ ईरान के सबसे शक्तिशाली नेताओं में हैं, लारजानी के हटने के बाद। अब वे नेता नहीं हैं, पर अब भी उनके पास काफी ताकत है। यहाँ
उनके बारे में विवरण दिए गए हैं। We haven't spotted him since 17 मार्च को सरकारी टीवी पर, लेकिन उनका एक्स पर अकाउंट सक्रिय रहा है। उनकी IRGC की पृष्ठभूमि भी रही है और वे 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध में भी शामिल रहे हैं। और जहां तक उनकी लोकप्रियता का सवाल है, उन्होंने 4 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा है, लेकिन हर बार असफल रहे हैं। ठीक है, तो उस बिंदु पर वापस आते हैं। क्या हमारे पास ऐसा सोचने की कोई वजह है? क्या जो लोग नेतृत्व की भूमिकाओं में हैं या जिनका आप जिक्र कर रही हैं, वे किसी भी तरह अलग हैं? वे 2 लोग जो अमेरिका और इजराइल के शुरुआती हमलों में मारे गए थे। देखिए, मोहम्मद बराक अली बोव भी एक रूढ़िवादी राजनेता हैं और जो बातें और बयान हमने ईरानी अधिकारियों से सुने हैं, वे पहले से अलग नहीं हैं। और ईरान ने 1979 से जब इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई थी, तब से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ये विरोध बनाए रखा है। अब यहीं पर चीजें थोड़ी असहज हो जाती हैं, खासकर अगर आप उन लोगों में से हैं जो ईरानी विरोध प्रदर्शन को फॉलो कर रहे हैं। जनता बेतहाशा चाहती थी और अब भी चाहती है कि शासन बदले, लेकिन ऐसा लगता है कि इस युद्ध के लिए शासन परिवर्तन अमेरिका के घोषित लक्ष्यों में से एक नहीं है। और जब अमेरिका इस युद्ध से बाहर निकलने का फैसला करता है तो यह एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति पैदा करता है। यहाँ सचिव रूबियो आज सुबह स्पष्ट उद्देश्य बता रहे हैं, सुनिए। ये अभियान ठीक है और यही है, ये बहुत विशिष्ट उद्देश्यों के बारे में है। राष्ट्रपति ने अभियान की पहली रात को इन्हें स्पष्ट किया था। मैं इन्हें आपको फिर से दोहराता हूं, क्योंकि मैंने कई बार सुना है कि लोग कहते हैं कि हमें स्पष्ट उद्देश्य नहीं पता। ये रहे वे उद्देश्य, आपको इन्हें लिख लेना चाहिए। पहला, उनकी वायुसेना का विनाश। दूसरा, उनकी नौसेना का विनाश। तीसरा, उनकी मिसाइल प्रक्षेपण क्षमता को गंभीर रूप से कम करना। और चौथा, उनकी फैक्ट्री का विनाश, ताकि वे आगे मिसाइलें या ड्रोन बनाकर हमें न धमका सकें और इसकी आड़ लेकर कभी परमाणु हथियार हासिल न कर सकें। हमारा उद्देश्य शुरू से यही था और अब भी है। हम अपनी योजना के अनुसार चल रहे हैं और वास्तव में कुछ मामलों में समय से भी आगे हैं और हम इन लक्ष्यों को कुछ हफ्तों में हासिल कर लेंगे, महीनों में नहीं। रिपोर्टों के मुताबिक ट्रंप ईरान में वेनेजुएला जैसी स्थिति चाहते हैं, जिसमें पूर्ण शासन परिवर्तन नहीं बल्कि ऐसा नेता हो जो अमेरिका के साथ अहम मुद्दों पर सहयोग करे। यहाँ याद रखना जरूरी है, गालिबा ने कई बार राष्ट्रपति बनने की कोशिश की और असफल रहे। अगर वह सत्ता का भूखा और भ्रष्ट है तो यह उसका मौका हो सकता है। वह अमेरिका के साथ मिलकर ईरान में शांति ला सकते हैं और वास्तविक नेताओं में से एक बन सकते हैं जो वे हमेशा बनना चाहते थे। अब ये कुछ ऐसा है जिसे अमेरिका ने एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से पुष्टि की है, जहां आज सुबह व्हाइट हाउस ने कहा कि जो लोग बातचीत कर रहे हैं यानी गालिबाफ, वो पर्दे के पीछे कहीं ज्यादा समझदारी दिखा रहे हैं बनिस्बत उन बयानों के जो वो सार्वजनिक रूप से दे रहे हैं। ठीक वही है जो डेल्सी रॉड्रिगेज, वर्तमान वेनेजुएला के नेता, तब कर रहे थे जब मादुरो को पकड़ा गया था। सुनिए। मेरे पास 2 सवाल हैं, एक ईरान पर और एक DHS फंडिंग पर। ईरान पर राष्ट्रपति ने कहा है कि प्रशासन एक नई और ज्यादा समझदार सरकार से बात कर रहा है। आपको कितना भरोसा है कि वे वैध हैं और सत्ता पर पकड़ रखते हैं? मार्को रूबियो ने कहा था कि उन्हें इस पर यकीन नहीं है और ये साफ नहीं है कि वे सत्ता में बने रहेंगे। तो क्या आप अन्य गुटों से भी बात कर रहे हैं? जब राष्ट्रपति समझौता करने की कोशिश कर रहे हों तो आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि जिनसे बात हो रही है वे उसे लागू भी कर सकते हैं? खैर, ये चल रही बातचीत की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। बिल्कुल, जो भी वे हमसे निजी तौर पर कहते हैं उसकी जांच की जाएगी और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वे अपनी बात के लिए जिम्मेदार ठहराए जाएं। और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो राष्ट्रपति ने सैन्य परिणाम स्पष्ट कर दिए हैं जो ईरानी शासन को भुगतने होंगे अगर वे पर्दे के पीछे निजी तौर पर कही गई बातों पर खरे नहीं उतरते। जब राष्ट्रपति कहते हैं कि वे अधिक समझदार हैं, तब भी ये लोग निजी बातचीतों में और समझदार दिखते हैं, शायद उन कुछ पूर्व नेताओं की तुलना में जो अब नहीं हैं। उन्होंने अमेरिका से झूठ बोला और हमें बातचीत में उलझाए रखा, जो राष्ट्रपति के लिए अस्वीकार्य था। इसलिए कई पूर्व नेताओं की हत्या हो गई। ये ईरान के लिए सही काम करने का एक और ऐतिहासिक मौका है, अपने परमाणु महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर इस राष्ट्रपति और प्रशासन से समझौता करने का, वरना वे अमेरिकी सशस्त्र बलों के गंभीर परिणाम फिर देखेंगे जो वे अभियान के दौरान रोज देख रहे हैं। DHS के मामले में प्रशासन टीमों को कब तक भुगतान कर सकता है? अब समय ही बताएगा कि क्या होता है, लेकिन आज जो कुछ भी कहा गया है उसके आधार पर ऐसा लगता है कि ये संभावना है
कि अमेरिका वास्तव में उस शासन के साथ शांति समझौता कर सकता है जो वर्तमान में सत्ता में है।